परंपरा, हमारी विरासत कैसे गढ़ी गई, कैसे बनाई गई, जिस व्यवस्था को देखकर आज सरकार की प्रणाली आज हमारी परंपरा का अनुकरण करके आज शासन व्यवस्था चला रही है। जितने भी शासक हमारे देश में आए, सभी आदिवासी परंपरा को नकल कर अपना शासन व्यवस्था चलाने में कामयाब हुए, लेकिन उस दौरान में भी आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं हुए। आज दुखद इस बात की है, हम भारतीय आजाद हैं लेकिन आदिवासी गुलाम हैं। हम भारतीय आजाद हैं लेकिन आदिवासी गुलाम हैं। गुलाम होने का मूल वजह है आज हमारी पारंपरिक व्यवस्था के तहत हमारी समाज की जो आधिकारिक पहल है, मूल अधिकार है, जिससे आज भी हम वंचित हैं। हमारी समाज में सर्वोपरि जो ग्राम सभा की महिमा थी, ग्राम सभा की जो अधिकार थी, आज उसे शून्य कर दिया गया है। इसीलिए आजाद देश में रहते हुए भी हम आदिवासी गुलाम हैं। संवैधानिक हक अधिकार होते हुए भी आज हम गुलामी, शासक प्रशासन शासन के अधीन में चल रही है। तो आज इस कड़ी के साथ हमें उन कड़ियों को भी याद करने की जरूरत है जिस समय हमारे पूर्वज अपनी कुर्बानी की बदौलत संविधान के तहत हमारे संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए खून की कुर्बानी दी थी, जिसका परिणाम है कि आज आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था का शक्ति सुशासन व्यवस्था के रूप में विख्यात होता है। आज उसे भी हमें जानने की जरूरत है और उसकी ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। छोटा सा मैं अपील करूंगा एक बार हमारे माताएं बहनों से कि आप थोड़ा समय के लिए वक्त दीजिए और हमारे बीच मुख्य वक्ता उपस्थित है, उनकी बातों को सुनने के लिए एक बार फिर मैं अपील करूंगा आप लोगों से। मेरी आवाज को आप लोग सुन पा रहे हो तो आप थोड़ा सा शांति बना के बैठे, और यदि नहीं सुन पा रहे हो तो मैं और एक बार कड़वी बात बोलना चाहूंगा। आप लोग इस तरह से अतिथियों को बुलाना बंद कर देंगे अगले बार से। आप लोग अगर बात नहीं सुनना चाहते होंगे तो ऐसे अतिथियों को बुला करके समय का बर्बादी करना सही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि आप लोग आस पड़ोस गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं, आप उनकी बातों को नहीं सुन पाएंगे तो उसे बुलाने का क्या मतलब है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा शांति बनाएं, धैर्य बनाएं, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें। आप जब नहीं रहेंगे किनसे बात करेंगे, किनको सुनाएंगे अपनी बात को। इसीलिए थोड़ी सी समय में विलंब हुई है, चूंकि लंबा सफर तय करके आनी है पड़ती है, इसलिए बहुत सारे काम धाम है, उसके बावजूद भी इतना समय दिए और थोड़ा सा समय आप लोगों से मैं मांगना चाहूंगा। अभी हमारे बीच जो हमारे मुख्य वक्ता बैठे हुए हैं, उनकी बातों को जरूर आप सुनने के लिए थोड़ी सी समय को कुर्बान करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे। उससे पहले हमारे बीच आए हुए पलामू का एक भाई शंकर उरांव, छोटा समय के लिए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। उसके बाद हमारा ये मुख्य वक्ता दादा संजीव भगत के वक्तव्य को छोटा सा अपील होगा मेरा। मेरी बातें आप लोग को थोड़ा कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई है। सत्य बातें थोड़ा कड़वी होती है, चूंकि ये प्रोग्राम को करने के लिए आप लोगों ने लाखों रुपया का इकट्ठा किया होगा। एक एक रुपया 2-2 रुपया चंदा करके
इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा कुर्सी और टेबल, बाजा, तमाम खाना पीना की व्यवस्था की होगी। क्यों? कुछ बात को सुनने के लिए, नया समय में कुछ सीखने के लिए। लेकिन अभी हम लोग भूल जाते हैं, बैठे बैठे खो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कार्यक्रम का मतलब क्या है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, क्यों हम लोग वर्षगांठ मनाते हैं। इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं, उसे याद करने की जरूरत है और पिछला समय से आने वाला समय में बेहतर करने के लिए, सीखने के लिए वर्षगांठ मनाया जाता है। लेकिन अगर हम उसी गलती को बार बार दोहराते रहें, उसी काम को बार बार करते रहें, इस तरह से वर्षगांठ मनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हर बार नई सुधार और नई पहल करनी चाहिए ताकि हमारा समाज संगठित, सुसंगठित और व्यवस्थित हो सके। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं परिचय के दौरान ही बताया था, समाज के 3-3 पगड़ी इनके सर पर है। पारंपरिक पारा व्यवस्था के दीवान, नारपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष, वीर बुद्ध भगत सेना का संयोजक, 3-3 पगड़ी माथा में लेकर समाज की बातों में चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जगह के लिए ये बहुमूल्य समय होगा उनके लिए। उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए थोड़ा सा समय हम लोग देंगे। तो उनके एक बार फिर से जोरदार तालियां। पास थोड़ा सा काम कर लेगा। निंदा आगरनी मंदनिया झंडागाड़ी कार्यक्रम वर्ष का पत्ता पद्धति नगे बहिन बगर खद्दारो भाई बगारो और समाज का प्रभुत्व नगे हुकू समाज ये पार्टी सोचू सामाजिक अगुआ बगारो अभी संगे लच्छा कंडोनो इन्ना के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नन पूरा गोटा टीम अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और नगे नगर पुजरल यदि की संगे बाही गही कंडोनो उक्का नगे पारंपरिक स्वाशासन पढ़ा व्यवस्था लातेहारती पूर्व बेल राजचुकर कर आदर्श और अक्कुल समाज की पैत बड़ा जोश खरोश थी 1-10 बाबा दिनू भगत और नगे पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था लोहर तक गाता उपबेल नगे शिवशंकर टाना भगत संगे संगे नगे सामाजिक पैतनु पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था कही अनुषंगी इकाई वीर बुद्ध भगत सेना कोषाध्यक्ष संतोष प्रधान प्रवक्ता आपको माइक संचालन नारिक लगे संतोष उराव पलामू सेना प्रभारी लगे शंकर भैया और पूरा सामाजिक टीम अपन कथा भानाती मुंद सौसे जियाती जय धर्म नंदन, जय जोहार नंदन, जय पढ़ावा। सबसे पहले मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग इस कार्यक्रम को
मन तन से ऑर्गेनाइज किए और लगातार सवेरे से अभी तक आप लोग कार्यक्रम में डटे रहे, बने रहे और बड़ा धैर्यपूर्वक आप लोग जो है प्रत्येक बिंदु पे सुनने का प्रयास किए, समझने का प्रयास किए और अभी समय काफी हो चला है। अब जो है आप लोगों को अपने घर की यादें आ रही है, अपने घर से संबंधित आने जाने के विषय में विचार आ रहा है। इसके बावजूद अंतिम क्षण में मैं कहना चाहूंगा आप सबों को, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यहाँ पर जो आप लोग झंडागढ़ी कार्यक्रम आप लोग करते हैं, ये भी वर्ष में एक बार आती है और ऐसे अवसर में आप लोग इतने सारे लोग एकजुट होकर के एक एक रुपया जोड़ करके इस कार्यक्रम को करने के लिए आप लोग काफी लंबे समय से प्रयास करते हैं और सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज भी करते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा आप लोगों को हर वर्ष जुड़ता चला जाना चाहिए। तो इस वर्ष भी मुझे आशा है कि आप लोग इतने तन मन से यहाँ पर लगन से पूजा प्रार्थना किए, चालायन धर्मेश आप लोगों को जरूर आपके आशानुरूप आपको लाभ दे, आपको उन्नति करे और सहयोग करे। साथ ही साथ यहाँ पर मंचशील हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता गण हैं, उनके मुख से निकला हुआ एक एक वाणी जो है आपके दिमाग में जाए और आप जो है ज्ञानवान बने, गुणवान बने, ज्यादा से ज्यादा बुद्धि का संग्रह करें और एक अच्छा इंसान बने। तो मैं आगे अपनी बातों को रखना चाहूंगा। जिस तरह से इस कार्यक्रम को आप लोगों ने संचालित किया और जिस तरह से हर वर्ष करते आ रहे हैं, पिछला वर्ष भी मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला था और इस वर्ष भी आप लोगों ने मुझे बुलाया, स्नेह दिया, प्यार दिया, उसके लिए पुनः धन्यवाद देते हुए आप लोगों को बधाई देता हूँ कि जब तक हम लोग एक चटाई में नहीं बैठेंगे, एक दूसरे की बातों को नहीं सुनेंगे और एक दूसरे का विचार से परिचित नहीं होंगे, तब तक जो है समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दिया कि आप लोग समाज को आगे ले जाने की ओर अग्रसर हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हो पाए हैं, आदिवासी समाज के हर बिंदु पे चर्चा करते हुए आप कुछ बातों को सुन रहे हैं। जरूर आपके दिल दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है, आपका मन, आपका तन साफ हो रही है धर्म और प्रार्थना से और अच्छे अच्छे बातों से आपका जो है ज्ञान की वृद्धि हो रही है। तो मैं आगे की ओर अपनी बात को रखने के लिए आप लोगों के समक्ष में थोड़ा सा बात फिर से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। इतना लंबा समय तक आपने धैर्य बनाया, कुछ क्षण के लिए आप लोग भी शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, इधर उधर ना होंगे। अगर आप खड़ा भी हैं तो शांतिपूर्वक आप यहाँ पर खड़ा रहें। अभी परिचय के क्रम में प्रवक्ता महोदय ने मेरे संबंध में कुछ बड़ी बातों को रखने का प्रयास किया कि तीन तीन पगड़ी जो है समाज का इनके कंधे पे है। वास्तविक रूप में पारंपरिक स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था जो कि उरांव समाज का आदिवासी समाज का एक व्यवस्था है, जिनका अग्रणी पंथी का पगड़ी जो है बेल और दीवान है। तो दीवान का पगड़ी मेरे सर पर समाज के माध्यम से बांधा गया, समाज का एक ओहदा है। इस ओहदे के माध्यम से समाज का बोझा भी है कि हम अपने समाज का जो व्यवस्था रहा है उसको कैसे कायम रखें और कैसे बेहतर रखें। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले पारंपरिक स्वशासन पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं जब से आना शुरू किया मुझे महसूस हुआ है, पता चला है कि यहाँ पढ़ा नाम का जो संगठन है, जो पढ़ा नाम का जो व्यवस्था है, उसको लगभग भूल सा गए हैं। इसलिए मैं उस विषय पे मैं बात रखना चाहूंगा। उरांव समाज का अभी हमारे पूर्व बेल दोनों बाबा भी इस बात को रखना चाह रहे थे और हमारे उप बेल लोहर गंगा शिवशंकर टाना भगत भी बात को रखना चाह रहे
इसी बात को मैं आगे रखना चाहूंगा कि जब ये भारत देश आजाद नहीं हुआ, अभी ना भारत देश आजाद हुआ, संविधान बना, बहुत सारा कानून बन गया, लेकिन जिस समय अभी बहुत सारा कानून है, किसी को आप मारते हैं, डांटते हैं तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है। आप किसी का खेत खलिहान में जो है आप चढ़ जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ये कब से शुरू हुआ? जब भारत देश में संविधान बना उसके बाद से। अब सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, जिस समय भारत देश का संविधान नहीं बना था, भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय भी आखिर मानव रहते थे, उस समय भी आखिर इंसान रहते थे, तो कैसे रहते थे? तो इसी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से हमारा ये व्यवस्था चला रहा था। जिस तरह से भी भारत सरकार जो है पूरा देश को संचालित करती है, उसी तरह से हमारा पाढ़ा व्यवस्था हम अपने आदिवासी समुदाय को संचालित करती थी। समाज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, उस समस्या को समाधान करने का क्षमता जो है वहाँ के पास हुआ करता था, पढ़ा पदाधिकारियों के पास हुआ करता था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हुआ करता था नहीं, अभी भी है। हमारे संविधान में भी अक्षरंश, जब यहाँ पर भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ तब लोगों ने देखा कि यहाँ का जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो आदिवासियों की व्यवस्था है, वास्तविक रूप में ये हमारा जो है व्यवस्था, यानी कि जिसको कहना चाहिए समाजवादी व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, आदिवासियों की व्यवस्था है। इसीलिए सभी जाति और समुदाय के लिए उन लोगों ने लिखा कि आपको हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू रूल बनाया, आपको मुस्लिमों के लिए भी प्रस्ताव वो बनाया और ईसाइयों के लिए भी बनाया, लेकिन आदिवासियों के लिए जब बनाने की बारी आई तब उन लोगों ने कहा, आप एक रिकॉर्ड देखेंगे, जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा रिकॉर्ड अभी भी है, अभी व्हाट्सएप वगैरह में भी वायरल होते रहती है, और आप इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि आदिवासियों को प्रजातंत्र सिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल हजारों साल से लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से जीते हैं। अगर प्रजातंत्र का सही परिभाषा जानना है तो आप आदिवासियों के बीच में जाइए। इसको देखते हुए संविधान सभा ने महसूस किया कि वास्तविक रूप में लोग राजतंत्र तरीके से जीता है। और अभी तक जितने भी भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय औपनिवेशिक शासन था, उस समय राजतांत्रिक शासन था, ऐसे लोग चलते थे। लेकिन आदिवासी ही एक ऐसा था, जो कोई भी आदिवासी हो मुंडा हो, संथाली हो, सबकी अपनी अपनी पारंपरिक व्यवस्था थी। उसी तरह से उराव की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, पढ़ा व्यवस्था, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत जो है संविधान में उसको अक्षरंश लागू कर दिया गया। आर्टिकल 13(3) का में लिख दिया गया है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, यानी कि आपकी जो रूढ़ी प्रथा है, आपका जो जीवन जीने का शैली है, आपका जो पूजा करने का जो शैली है, सभी को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसलिए हमारे परंपरा के अनुरूप जो भी चीज बना हुआ है उसको आप अनुकरण कर सकते हैं। आज भी अगर आपके गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसको पढ़ा के माध्यम से अगर आप फैसला कर देते हैं, आप जो है पंच ग्राम सभा के माध्यम से फैसला कर देते हैं, उस फैसला को कोर्ट तक नहीं काटती है। कोई भी जगह जमीन का मामला हो, कुछ भी मामला हो, उसको अगर आप पढ़ा के माध्यम से समाधान कर देते हैं तो उसको कोर्ट भी नहीं काट पाता। इतना सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर मजबूत व्यवस्था हमारे पढ़ा में निहित है। लोहरदगा, गुमला, रांची और लातेहार के कुछ क्षेत्रों में अभी भी पढ़ा जो हमारा व्यवस्था है वो कायम है, जिसमें 7 गांव, 5 गांव, 21 गांव, 12 गांव इस तक मिला करके गांव का झुंड हुआ करता है, और इन्हीं झुंड के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। यही है पढ़ा। लेकिन आप लोगों को लगता है कि हमारे क्षेत्र में पढ़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भले पढ़ा कहना आप भूल गए हैं, लेकिन पढ़ा के द्वारा बनाया हुआ विधि विधान के साथ अभी भी आप चलते हैं। कैसे, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप जो भी पर्व और त्योहार जो मनाते हैं, आप आदिवासियों का पर्व त्योहार को वहां पर शामिल करते हैं, उसमें जो गाना गाते हैं, उसमें जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं, ये पढ़ा के द्वारा ही तय होता था। और मैं बताना चाहूंगा, उसको छोड़ दीजिए, आपका जो संस्कार है, जन्म संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, आपका व्यंजा संस्कार है, शादी ब्याह जब आप करते हैं तो शादी ब्याह के समय भी
आप जो है जो नेक दस्तूर करते हैं वो नेक दस्तूर इसको निश्चित करता है, उसको समाज निश्चित करता है, उसको पढ़ा निश्चित करता है। यहाँ पर पढ़ा व्यवस्था नाम का चीजों को आप लोग भले भूल गए हैं, लेकिन उनके बनाए हुए चीजों को अभी तक आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आदिवासी समाज के रूल और रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं, आप आदिवासी हैं और कहीं ना कहीं पढ़ा के बनाए हुए नियम से चल रहे हैं। इस क्षेत्र में भले नहीं होता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जाकर के देखेंगे हम लोगों का विशु सेंद्रा होता है। विशु सेंद्रा में हम लोग बहुत सारे पढ़ा के लोग बैठ करके जो केंद्रीय विशु में हम लोग निर्णय करते हैं कि शादी में हम लोगों को क्या सा नेक करना चाहिए, क्या नेक नहीं करना चाहिए, किस नेक में कितना चीज का लेन देन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या सरूल या कर्मा जो है किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, ये चर्चाएं होती है। वही तक तय होता है कि ये सिस्टम के साथ हमारा समाज को संचालन करना है। ये व्यवस्था है, इसी को हम पढ़ा कहते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, भले आप लोग धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में भूल सा गए हैं, हमारी बीच की पीढ़ी ऐसा रही है जो कि भूली है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर ये आपको लातेहार तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपसे सटे हुए बकोड़िया और रामदा पंचायत भी आती है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। और अभी वर्तमान समय में जो है स्पेशल लॉ जो है ऐसा एक्ट के तहत पारंपरिक ग्राम सभा को मान्यता दिया जा रहा है। यानी कि मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अपने गांव में आदिवासियों की जो पारंपरिक व्यवस्था है उसके तहत पारंपरिक ग्राम सभा का गठन कीजिए और उसके द्वारा उस पारंपरिक ग्राम सभा के द्वारा बहुत सारा हक और अधिकार है। इसके विषय में भी कभी समय मिलेगा हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग कार्यशाला चलाते रहते हैं, उस कार्यशाला में भी आप आएंगे तो बताया जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा पारंपरिक व्यवस्था पढ़ा सर्वोपरि है, उसके तहत ही आपको धार्मिक व्यवस्था भी है, उसके तहत ही हमारा धर्म और कर्म भी है, उसके तहत ही हमारा सरना भी है, उसके तहत ही हमारा जितने भी मनता तंता सब है। तो मैं कहना चाहूंगा पारंपरिक पढ़ा के अंतर्गत ही जो है हमारा प्रार्थना सभा भी है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं तो हम अपना समाज के लिए ही करते हैं, कोई बाहर के लिए तो नहीं कर रहे हैं। और बाहर के लिए भी कर रहे हैं तो उसके भलाई के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा हमारा पारंपरिक व्यवस्था से कहीं अलग ये भी नहीं है, बशर्ते क्या है कि हमारे पारंपरिक व्यवस्था के कुछ रूल या रेगुलेशन है, उसको तालमेल के साथ चला जाए। निश्चित बात मैं कहना चाहूंगा इस तरह से सुंदर व्यवस्था पुरखों का बनाया हुआ व्यवस्था है, उसको हम लोग लेकर के बराबर आगे चलते रहेंगे। ये हमारा पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था दीवान की हैसियत से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों के समक्ष लाना चाहता हूं कि नॉर्थ बुक ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष भी हूं। तो नॉर्थ बुक ट्रस्ट का अध्यक्ष के नाते मैं आप लोगों को कुछ शब्द को लाना चाहता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं नॉर्थ बुक ट्रस्ट का प्रथम कार्य है हमारा पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अब पारंपरिक शिक्षा क्या है और क्यों उसको बढ़ावा देना है, इस संबंध में मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम लोग अभी जितने भी यहाँ पर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी हमारे पूर्व बेल हमारे दिनू बाबा बोले कि कितने व्यक्ति आप लोग जो है कुछ बोल सकते हैं। महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो ज्यादा हाथ उठाए। और एक चीज मैं अभी भी मैं बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप जितने भी दीदी हैं बहन हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आदिवासी समाज को अगर कोई बचा सकता है तो महिलाएं ही बचा सकती है। हमारा धर्म को, हमारा कर्म को, हमारा समाज को महिलाएं ही बचाई है। अभी भी देख लीजिए, शहर के आसपास जाकर के देख लीजिए, हमारे पुरुष भाई लोग क्या है दारू हड़िया पी के मस्त रहता है, महिलाएं घर चला रही है। इन सारी चीजों को देख करके महसूस होता है कि महिलाओं में हमारे पास स्पेशल पावर है। और तो और इतिहास भी कहती है जब हमारे पुरुष लोग जो है कहीं पर गए हुए थे तो महिलाओं ने भी समय समय पे मोर्चा संभाला है। हम लोग जो इतिहास में नाम लेते हैं सिंगी दे, कैली दे, चंपू दे, बहुत सारे नाम लेते हैं। हम लोग सिंगी दे का नाम लेते हैं। उन लोगों ने इतिहास बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि समय समय पे उन लोगों ने लोहा लिया और दिखाया कि हम लोग कमजोर नहीं हैं। इतना तक कि जो है यूथ में भी हम लोगों का बहनें और महिलाएं आगे आई है, भगवा करके जो है एकदम खड़ा होकर के दुश्मनों को दांत खट्टा की है। यानी कि निश्चित बात मैं कहना चाहूँ अभी भी महिलाओं का देख लीजिए, कहीं भी सभा सम्मेलन है पुरुषों से ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसलिए पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली पुरुष वर्ग से भी मैं कहना चाहूंगा महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि मैं जिस बातों को रखने जा रहा हूँ वास्तविक रूप में हमारा पारंपरिक व्यवस्था परंपरा के द्वारा चला आ रहा भाषा है। मैं बताना चाहता हूं आज तक जितने भी वैज्ञानिक का नाम आप लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक है जिसने भाषा का आविष्कार किया है?
भाषा का आविष्कार आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। भाषा का आविष्कार करने के लिए कितना पीढ़ी दर पीढ़ी का अनुभव चाहिए। एक एक वस्तु का नाम लोगों ने लिया, ये इसको क्या बोला जाए, इसको क्या बोला जाए, इसको क्या बोला जाए, इसको इस भाषा का आविष्कार करने के लिए हजारों लाखों साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और हमारे पुरखों ने शुरुआत से लेकर के धीरे 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 करते 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 एक शब्द को जोड़ा और आज हमारा कुरुक भाषा है। कुरुक भाषा नहीं, अभी नाम उठा ले कदम हमारा भाषा का आविष्कार किया। इतना सुंदर भाषा, इस भाषा में इतना सुंदरता है, इतना मिठास है, इसको कहने ही नहीं है। जो जानते हैं वो जान सकते हैं। इस भाषा को आविष्कार कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। और कोई भी भाषा, दुनिया का कोई भी भाषा है, कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकता। उस सबको आविष्कार करने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है, उसका आविष्कार करने के लिए झुंड की जरूरत पड़ती है। और हमारे पुरखों ने, आदिवासी समाज ने, पुरखर ने ये भाषा का आविष्कार किया। और आज उतना महत्वपूर्ण आविष्कार को हम लोग छोड़ करके जो है, अपनी भाषा को छोड़ करके अन्य भाषाओं की ओर जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप जो है अर्जी करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोग सुनते हैं कि वीर बुद्धू भगत जो हमारे थे, उनका जो है कई मन का तलवार था और एक बार जब निकल जाते थे तो उसके पीछे पीछे तूफान निकल जाता था। लेकिन आज के दिन जो है हमारे साथ वैसा ताकत, वैसा शक्ति खड़ा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि हमारे पुरखों का जो मनता दंता रहा है, हमारे पुरखों का जो पूजा पाठ करने का तरीका रहा है, इस भाषा से बात की है। एका भाखा बार के एका मनता दंता एका ने गोहराज का राजा हूँ पता मल्ला नाम को हिंदी सादरी और इंग्लिश की गोहरांतर पे होगा सही मनाऊंगी शिल्पा कि हमारा जो भाषा रहा है उस भाषा को बचाना है। और ज्यादा हाथ उठी थी महिलाओं को, निश्चित बात में कहना चाहूंगा दीदी लोग, बहन लोग, आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद इसलिए भी दिया कि आप लोगों ने ज्यादा भी हाथ उठाए और आप लोग अग्रणी रहे। आज भी यहाँ पर उपस्थिति में भी आप अग्रणी हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप ही वो माँ है, आप ही वो बहन है जो कि चाहेंगे तो आप अपने समाज को बचा पाएंगे। कुछ नहीं है, अपने घर में केवल अपने बच्चों के साथ सबसे पहला शब्द जो है बच्चा का जो निकलता है। देखिए, ज्ञान आदमी हासिल करता है, पढ़ाई लिखाई से कर सकता है, लेकिन संस्कार हासिल अपने घर से शुरुआत होता है, अपने माँ और बाप से शुरुआत होता है। इसीलिए मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूँ, आप समाज को बचाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का अनमोल रतन को बचाना चाहते हैं, तो भाषा को आप अपनी जुबान से निकालना शुरुआत कीजिए, अपने जुबान पे लाना शुरू कीजिए। बार बार बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं, मैं भी कुरुक भाषा नहीं जानता था, मेरे गांव में भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब प्रयास नंचकन कॉलेज के कर रांची तेना आसास मंजा नंगे समाज की नलक नंगा समाज विजिना रीत नंगे अपन भाका नखना मनो प्रयास नंचकन कछ नखना सुनंचकन इन्ना की बेड़ा नखलतन फिर मला सिखबादन हूं और सिखबादन हूं मला लुटपुड़िया कोल्लर की हूं सिखबादन। तो नॉर्थ ऑफ ट्रस्ट की अंग्रेज नॉर्थ ऑफ ट्रस्ट की ओर से हमने इस चीज को प्राथमिकता से लिया कि हमें अपनी भाषा को, जो पूर्वजों का दिया हुआ अनमोल रतन है, उसको हम लोग को सजो करके रखना है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना है। इसके लिए कोई दूसरा आपका भाषा को बचाने नहीं आएगा। आप नहीं बचाएंगे, आपका भाषा को बचाने के लिए कोई दूसरा आएगा क्या? आपका भाषा को आपको बचाना है। इसलिए क्या है, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, सभी जगह स्कूल कॉलेज हम लोग अपने अपने भाषाओं को पढ़ाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई होता है, हिंदी पढ़ाई होता है, संस्कृत पढ़ाई होता है, लेकिन हमारी भाषा को पढ़ाने के लिए दूसरे लोग नहीं आएंगे, हमें पढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार की ओर से आदेश भी है कि आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी, लेकिन ईमानदारी पूर्वक हमारे भाषा को पढ़ाने वाले कोई लोग नहीं है। इसलिए हमें खुद आना होगा। तो नॉर्थ ऑफ ट्रस्ट बना करके हम लोगों ने पहला काम किया कि आदिवासियों को अपनी भाषा से, अगर मुंडा क्षेत्र में है तो मुंडारी भाषा से पढ़ाने के लिए स्कूल होनी चाहिए, उरांव क्षेत्र में है तो उरांव भाषा से पढ़ाने के लिए स्कूल होनी चाहिए। ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया और अभी लगातार हम लोग कुरुक भाषा की पढ़ाई अपने लिपि के साथ, तोलंग की लिपि के साथ पढ़ाई करवा रहे हैं। शुरुआत कर चुके हैं, धीरे 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 कारवा बढ़ेगी। और जो भी मैं संस्कार की बातें मैं बोला, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो समाज का निर्माण का जो मुख्य कड़ी है बचपन, समाज निर्माण का मुख्य कड़ी है बचपन। उस बचपन में पहले हमारे पुरखों ने हमें जो है सिखाने के लिए धूमकुड़िया बना करके हम लोगों को सिखाया करता था। धूमकुड़िया में हमको संस्कार देता था, लेकिन आज के दिन जो है हम धूमकुड़िया छोड़ करके स्कूल कॉलेज की ओर बढ़ गए हैं। और स्कूल कॉलेज वो भी क्या, किसका, दूसरों का बनाया हुआ स्कूल कॉलेज सिस्टम में चल रहे हैं। ठीक है, हमें चलना चाहिए, दुनिया को भी जानना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के विषय में अगर हम नहीं जानते हैं
तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर जो है आप अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को नहीं जानते हैं तो आप अपने समाज में इज्जत पूर्वक आप नहीं जी पाएंगे। जब अपनी भाषा की बात आएगी आप भाषा नहीं बोल पाएंगे। जब आपकी गाना गाने की बात आएगी अपने गाना नहीं गा पाएंगे। जब नगाड़ा बजाने की बात आएगी नगाड़ा नहीं बजा पाएंगे। नेक दस्तूर करने की बारी आएगी नेक दस्तूर नहीं कर पाएंगे। तो फिर समाज में आपका क्या अहमियत होगा, समाज में आपका क्या इज्जत होगा, क्या मान सम्मान होगा। इसीलिए अगर आप अपने समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ रहना चाहते हैं तो आपकी भाषा, सांस्कृतिक रीति रिवाज को सजोना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है नॉर्थ बुक ट्रस्ट की ओर से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमें सभी विषय पढ़ाना है, हिंदी, इंग्लिश, गणित सब पढ़ाना है, लेकिन साथ साथ में अपनी मातृभाषा, अपनी कुर्द भाषा को भी पढ़ाना है। इसके लिए लगातार हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को इसी कड़ी में जोड़ते हुए एक बात को फिर से मैं रखना चाहता हूँ। अभी जो है आप देखते होंगे कि गांव में जब कर्मा सरहुल है, अभी तो जस्ट सरहुल बीत रहा है, गांव में हुआ है। आप देखते होंगे जब वहां पर सरहुल की बारी है, नाचने गाने की बारी आती है, वहां पर देखिएगा बूढ़ा बुढ़िया लोग नगड़ा और मादर लेकर के रात भर नाचना बेचना करते हैं। लेकिन अभी के युवा और युवती देखिए इसी तरह से साइड में अखड़ा के किनारे घूमते फिरते नजर आएंगे, बढ़िया कपड़ा पहन करके। लेकिन अखड़ा में जाने के लिए उन लोग को लाज और शर्म लगेगा। इसलिए लाज शर्म लगता है। आप लोग को बड़ा गुस्सा लगता होगा। बहुत सा गार्जियन है, बहुत सा बड़ा बुजुर्ग है जो सभ्यता संस्कृति के प्रति प्यार करते हैं। आप लोगों को तो बड़ा गुस्सा आता होगा कि नहीं ये हम लोग का मैया लोग हैं, बाबू लोग हैं जो है सुनबे नहीं करता है, आबे नहीं करता है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? आप लोग बड़ा गरियाते होंगे कि मैया लोग नहीं आती है, नहीं सुनती है, बाबू लोग नहीं आता है, नहीं सुनता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप लोग तो बड़ा मतलब मन में लगता है कि क्यों नहीं आता है। लेकिन जितना भी यहाँ मैया बाबू लोग हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को गाली देने से, गरियाने से फायदा नहीं है। आप सभी गार्जियन के लिए मैं एक सीख देना चाहता हूँ। आप सबों को समझ लीजिए कि वो बच्चे हैं, बच्चों को आपने जैसा संस्कार दिया वैसे ही सीखा, जैसा आपने सिखा पाया वैसे ही सीखा। उसको गाली देने से नहीं होगा, क्योंकि गाली देने से बन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों को रस, वो संगीत का रस, वो खेल धम्मा का रस आपने चखाया ही नहीं, आपने सिखाया ही नहीं है, बताया ही नहीं। जब सीखने की बारी थी उस समय आपने हिंदी सादरी में बात किया उनके साथ में, तो अपनी भाषा को क्या सीखेगा। और जब गाने बजाने की बात हुई उस समय आपने कहा कि नहीं गाना बजाना छोड़ो, आप साइड में उसको जो है घर में छोड़ दिए, पढ़ने के लिए भेज दिए। जब उसको दिखाई ही नहीं तो क्या कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यहाँ पर छोटे बच्चे बच्चियां भी हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को हरासमेंट होने की जरूरत नहीं है। मैया लोग, बाबू लोग, आप लोगों को अवसर नहीं मिला। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। यहाँ पर 15 साल से नीचे जितना ही मैया लोग एक हाथ उठाएंगे तो आप लोग एक हाथ उठा है, और कोई नहीं है क्या? और 15 साल से नीचे जिसका भी उम्र है एक बार हाथ उठाएंगे तो आप लोग भीड़ में से? मेरा भी है 15 साल से नीचे। लागे डरे उठा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मेरे हैं, हमको दिख रहा है लेकिन नहीं उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसमें से एक मैया को मैं बोलूंगा खड़ा होने के लिए, कोई भी एक मैया। चलिए आगे तरफ है, मैं आप ही खड़ा होइए, खड़ा होइए तो थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हम लोग सिखाने के लिए आए हैं। आज का जो बैठक है यहाँ से कुछ सीख के जाना है कि नहीं? मैया आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे, है ना? ये आम खाए हैं आप? कैसा लगता है? कैसा लगता है? स्वाद लगता है? चलिए मैं आम खाई है, एक बार जोरदार ताली दीजिए आप लोग। आम खाई है, इसका स्वाद जानती है। मैं चीकू खाए हैं आप? चीकू खाए हैं तो हाथ उठाइए, नहीं खाए हैं तो ऐसा कीजिए। चीकू खाए हैं कि नहीं? चीकू हम खाए नहीं खाए हैं तो ऐसा हाथ कीजिए। चीकू भी मीठा सबको, हाँ। तो आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, ये मैया आम खाई है, आम का स्वाद को जानती है, मीठा है, लेकिन चीकू भी एक फल है कि नहीं? जानते हैं ना चीकू फल है, लेकिन चीकू को कभी आप लोग दिखाए ही नहीं मैया को, कभी मैया खाई ही नहीं चीकू। उसका स्वाद कैसा लगता है उसको पता ही नहीं है। तो यही चीज हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। आप सभी गार्जियंस को मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों को गाली देने से नहीं होगा। बच्चों को आप अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को बचपन से दीजिए। जब उसका स्वाद को जान लेगा ना, जब
जब आपका डंडी का आपका जो गाना है उसका रस को जिस दिन जान लेगा ना, माना भी कीजिएगा फिर भी अखड़ा निकल करके जाएगी और नाचेगी, लेकिन उसका रस को हम लोग खिलाए नहीं। आम का रस को जानती है, आम का मिठास को जानती है, इसीलिए आम कहीं पर मिल गया तो जानती है कि इसको आपको खा जाना चाहिए, लेकिन चीकू गिरा हुआ रहेगा तेरी तो काची है छोड़ देगी, हुआ कि नहीं? वही चीज है, हमारा सांस्कृतिक भाषा रीति रिवाज का रस को हमको बच्चों का दिल में लगा देना है, बच्चों को पिला देना है उसका रस को, है कि नहीं? तब उनको मिठास पता चल जाएगा कि तेरी तो इतना बड़का डम्मा को टांग करके खेल को टांग रात भर धटन घुटुम धटन गडन घुटुम करके बिता देते हैं, गर्दन तक दर्द नहीं देता है, हाथ तक दर्द नहीं देता है, हाथ से ब्लड निकल रहा है लेकिन भी खूब मारते रहते हैं, होता है कि नहीं? क्यों होता है? आप उसका रस को जानते हैं, मजा जानते हैं, तब हाथ से ब्लड फेंका रहा है आपको पता नहीं चलता है, फिर भी धटन तुम भर माखा पूरा रात कर दिया। क्यों किया? इसलिए कि आप उसका रस को जानते हैं, और वही रस को आप अपने बच्चों को पिलाई ही नहीं, उस रस का मजा को उनको जानने ही नहीं दिए, तो क्या वो आपके साथ रहेंगे? आपके साथ अखाड़ा में आएंगे? अपना संस्कृति को बचाएंगे? अपना भाषा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। आप उनको कुछ देते ही नहीं है और सोचते हैं, आशा करते हैं कि मेरे साथ हो, ऐसा नहीं होगा। आप बंधुओं से मैं कहना चाहता, आपकी सभा से मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर समाज को बचाना है तो हमारे कल ये बाल बुतरू जो है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन्हीं को पहले उस रस को उसको जो है उसको चस्का लगाइए। अपनी भाषा का चस्का होना चाहिए, अपना संस्कृति का रीति रिवाज का राम साहब का पर्व त्योहार का सबका जानकारी होना चाहिए। हम पर्व क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, एकदम सुंदर तरीके से सभी चीज को बताइए। एक दिन देखिएगा आपसे भी ज्यादा हम लोग बढ़ चढ़ करके समाज में हिस्सा लेगा, क्योंकि उसका रस हम लोग जानेगा। चलिए मैं बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको एक बार ताली देना। तो आप सबों से मेरा अपील है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रस्ट का यही सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के दिल दिमाग में अपनी भाषा संस्कृति रीति रिवाज नचना गाना बजाना को हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो क्या है, एक कच्चे मिट्टी के लोंढे हैं, है कि नहीं? बच्चे जिस तरह से आपको कुम्हार जो है चाक चलाता है, उसमें कच्चा मिट्टी का लोंधा को डाल देता है, उसके बाद जैसा डिजाइन देना चाहता है वही बना देता है। उसको खपड़ा बनाना है तो खपड़ा बना दिया, उसको बनाना है घड़ा तो घड़ा बना दिया, उसको बनाना है टट्टी दिया तो टट्टी दिया बना दिया, ऐसा बनाना है ऐसा बना दिया। करता है कि नहीं? क्योंकि वो चाक को घुमा करके उससे मेहनत करता है, वो उसको जैसा उसको बनाना है उसी तरह से बनाने के लिए मेहनत करता है, तब वो डिजाइन वैसा आता है। उसी तरह से हमारे छोटे बच्चे हैं, जैसे जन्म लिए वो आपको देखते हैं, आपको सुनते नहीं, ऐसे समझ लीजिए, आपको देखते हैं, आप जैसा जैसा उसको दिखाई देता है वैसा वैसा बच्चा आप फॉलो करता है, अनुकरण करता है। आपको अगर अपना भविष्य को, अपना बच्चों को ठीक देखना, अपना समाज को ठीक देखना है, तो बच्चों के सामने आप वैसे ही काम करना शुरू कीजिए जैसा बच्चों को देना चाहते हैं। निश्चित बात मैं कहना चाहता हूँ, आप वो कुम्हार हैं जो बच्चों का भविष्य को बना सकते हैं। तो गार्जियन पहला शिक्षक होता है, पुस्तकों में लिखा होता है प्रथम पाठशाला हमारा घर होता है कि नहीं? तो प्रथम पाठशाला का टीचर आप हैं, माँ बाप और भाई बहन है जो प्रथम पाठशाला का टीचर है, और आप उनका जड़ को ही खराब कर दीजिएगा तो जो बाद में टीचर आएगा वो बढ़िया नहीं सुधार पाएगा। इसलिए जड़ में जो आप टीचर हैं, आप पहला टीचर होने के नाते आप उसको बढ़िया से कीजिए ताकि बच्चों का भविष्य ठीक हो जाए। उसके बाद जब दूसरा फेज में बच्चा स्कूल में चला जाता है, तो स्कूल भी ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पर हम सभी विषय मिले, साथ ही साथ अपना संस्कार भी मिले, तो बच्चों का सोच और विचार और मजबूत हो जाएगा, तो बेहतर हो पाएगा। पहले तो ऐसे स्कूल वगैरह नहीं थे, लेकिन आज के समय में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट ट्रस्ट के माध्यम से जगह जगह में ऐसे स्कूल खोलने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल्टनगंज में ये पोखरा कला में हम लोगों ने शुरुआत किया है, और वहां पर भी आप जो है बच्चे, एक मैं बताना चाहूंगा, अपनी भाषा को तुरंत सीखी के माध्यम से सीख रहे हैं, साथ ही साथ हमारे संस्कृति खेल डम्मा नगड़ा घंट सबको सीख रहे हैं। 12 महीने का जो राग है सीख रहे हैं, कैसे नचना है, कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है सीख रहे हैं। इसके अलावा अपना पर्व और त्योहार का जो रीति विधि है उसको सीख रहे हैं, हमारा नेम दस्तूर है उसको सीख रहे हैं। साथ ही साथ जो है दुनिया में भी जीना है,
अपना समाज का चीज को जानते जानते दुनिया में भी तो जीना है। तो दुनिया में जीने के लिए जो अभी के समय में, वर्तमान समय में अंग्रेजी सबसे जरूरत है। सभी कहीं पर भी जाकर के आप देख लेंगे, कोई भी नौकरी पेशा में जाइए, अगर अंग्रेजी बच्चा नहीं जानता है तो समझ लीजिए कि उसका ज्ञान अधूरा है। अभी तो क्या है, तो फॉर्म को भी भरना है ना, तो अंग्रेजी में भरना है। मैं देखता था, अभी तो हम लोग थोड़ा बड़े हो गए, हम लोग के समय में क्या है, चिट्ठी पत्री का जमाना था। अगर कोई चिट्ठी भेजता था बाहर से ना, तो कोई जो है वहाँ पर बुढ़ा बुढ़िया लोग लेकर के आता था, रत बहु पढ़ा तो अब वहाँ पर हम लोग पढ़ करके बताते थे कि देखिए ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा था कि नहीं हुआ, था कि नहीं? पहले ऐसा पढ़ के बताते थे, ऐसा लिखल है। आज जमाना वही है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो सभी फॉर्म, जितना भी फॉर्म है, सब अंग्रेजी में भराता है। मैं एक जो है टीचर्स का मैं इंटरव्यू ले रहा था, वो एमएड थे, यानी कि एमए करके जो है बीएड किए हुए थे और अंग्रेजी में जीरो थे। सोच करके देखिए उनका स्थिति क्या है। एमएड का डिग्री है लेकिन अंग्रेजी का शब्द नहीं जानने की वजह से जब उसका फॉर्म भरने का बारी आता है तो वहां पर प्रज्ञा केंद्र में जाके कहता है कि इस फॉर्म को भर दीजिए। तो आपका एमए डिग्री लेवल का क्या फायदा है? इसीलिए हमारे बच्चों को, हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को हम ऐसा बनाना चाहते हैं जो आने वाला समय में अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज से भी परिपूर्ण हो। जब भी सामाजिक बातें कहीं पर कोई आए, वहाँ पर हमारा बच्चा सबसे आगे नजर आए, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना है। सभी गार्जियंस को प्रयास करना है कि वो चीज आपको बच्चों को देना है, क्योंकि यही बच्चा कल के दिन आपका भविष्य है। यही जिगर का टुकड़ा है जो आपका वंश को चलाएगा। उसको आप जैसा संस्कार देंगे वैसा वो होगा। और मैं कहना चाहूंगा, स्कूल की ओर से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इसको बेहतर करने का, और अंग्रेजी में भी बच्चा जो है पूरी जो है परिपूर्ण हो, ताकि जीवन जीना आसान हो। इस तरह से नॉर्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते समाज के लिए ये योगदान हम लोग दे रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, पारंपरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप अपने अपने घर में अपनी भाषा, अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज को फॉलो करें। जब भी पूजा पाठ की बारी आए, जब भी नेक दस्तूर की बारी आए, बच्चों को भी लेकर के आए, दिखाए उसको, समझाए उसको। और अखाड़ा की भी बारी आए तो माँ बाप, दादा दादी, नाती नतकुर सब मिलकर के नाचे देंगे, खेले। आप आगे आगे जोड़ा रहे तो बच्चों को भी पीछे पीछे दौड़िया ले, ताकि धीरे धीरे उसको भी सीख आएगा। तब कहीं जाके पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस चीज को ट्रांसफर कर पाएंगे। क्योंकि जो धूम कुड़िया हमारा पारंपरिक जो शिक्षा केंद्र था वो विलुप्त हो गया है। अभी वो ऐसा स्कूल नहीं रह गया, इसलिए आपको भी पहल करना पड़ेगा। तब तक जाकर के आप आदिवासी समाज को बेहतर कर पाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो क्या इसके लिए आप लोग प्रयास करेंगे? आप लोग एक बार हाथ उठा करके आप लोग प्रयास कीजिए। मैं सिर्फ भाषण देने के लिए भर नहीं आया हूँ, मैं शपथ दिलाना चाहता हूँ। ऊपर रखिए हाथ आप लोग। शपथ दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में अपनी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज का जो भी प्रस्तुत करे, बच्चों को शामिल करेंगे। ठीक है? नहीं करेंगे? करेंगे? चलिए, अच्छी बात है। आगे मैं कहना चाहता हूं तीसरे पॉइंट पे, वीर बुद्धू भगत सेना का संयोजक भी मैं हूं। तो मैं बताना चाहता हूं, आदिवासी समाज में हमारा पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था है। हम भी अपने आदिवासी समाज को सुरक्षित देखना चाहते हैं। मान करके चलिए, हम लोगों का वीर बुद्धू भगत सेना का नेटवर्क हम लोगों ने ऐसा तैयार किया है, सभी जगह धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी देखिए, जहां जहां सबसे पहले उड़ाव क्षेत्र है, गुमला, लोहरदगा, रांची, लातेहार, और इधर आपको जो है पलामू, चतरा, गढ़वा, और उधर में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, नेपाल, जहां कहीं भी हमारा उड़ाव क्षेत्र है, सबसे पहले हम लोग एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, ताकि किसी दूसरे समाज से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उनका धन्यवाद, वो अपने हिसाब से जिए, बढ़िया बात है। लेकिन हमारे समाज को आंख उठा करके देखने की कभी कोई हिम्मत करे तो हमें भी वहां पर लोहा के यानी कि जिस तरह से मैं कहना चाहूंगा, वो शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ कड़े शब्द हैं, कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। लेकिन ईट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग को तैयार रहना होगा। ठीक है? नहीं? तो यहाँ पर मैं वीर बुद्धू भगत सेना का संयोजक भी हूँ, और यहाँ पर जो है हमारे वीर बुद्धू भगत सेना के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर से हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और पलामू प्रभारी भी हैं। सबों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी किसी को भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत आए, तत्परता के
के साथ हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उसके लिए हम लोगों का जो नंबर है आप लोग संपर्क करेंगे। अगर आप लोग लोहरदगा क्षेत्र में, गुमला क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में कहीं भी चले गए हैं, कहीं पर कोई ऐसी समस्या महसूस हो रही है जहाँ पर आपसे समाधान नहीं हो रहा है, यहाँ पर लगता है कि हमको कोई साथ देता तो अच्छा होता, उस वक्त जो है आप लोगों को सिर्फ सेना को याद कर लेना है। नंबर में, उसका नंबर में फोन कर लेना। सार्वजनिक नंबर में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कहीं कि यहाँ पर बहुत सारे कान हैं, है कि नहीं। उस नंबर में फोन कर लेना है। आप सिर्फ फोन कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ लोहरदगा और रांची पश्चिमी और गुमला का जो है उत्तरी क्षेत्र में अभी तो ऐसा हम लोगों का टीम बन चुका है कि किसी भी गांव में आपको समस्या हुआ, केवल एक फोन या 10 मिनट के अंतर्गत 10 को व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। इतना सेना काम कर रही है। और आप लोगों से भी अपील है कि अपने क्षेत्र में भी आप लोग इसको इतना मजबूती दीजिए। प्रत्येक गांव में ऐसा मेंबर बनिए, सदस्य बनिए, ताकि ये कुछ नहीं करना है। हमको जब दिक्कत होगा तो आपको खड़ा होना है, आपको जब दिक्कत होगा तो हमको खड़ा होना है, बस यही करना है। और हम लोग सेना के माध्यम से क्या है ना, सेना का मतलब सिर्फ गोली चलाने वाली नहीं होती है। सेना का मतलब होता है अनुशासित रह करके काम करना, है कि नहीं। हम लोग अनुशासित रह करके काम करेंगे। भारतीय संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं, नीति नियम के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अभी लोहरदगा जिला का जो है एसपी, डीएसपी सभी कोई हम लोग के साथ में है और सब कोई जो है कोऑपरेट करता है। कहीं पर कोई समस्या आया तो हम लोग को याद करता है कि चलो भाई उन लोग को बुला लिया जाए, तो हम लोग भी जो है समस्या को समाधान करने में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सभी जगह हम लोग को यही करना है। पुलिस प्रशासन हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे साथ देने के लिए है कि नहीं। हम लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करें और वीर बुद्धू भगत सेना का सदस्य भी तमाम लोग यहाँ पर बने और सहयोगी के साथ चले। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इसमें से भी कुछ लोग हैं आए हुए हैं, मैं तो सबको नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन वीर बुद्धू भगत सेना के कितने सदस्य यहाँ पर मौजूद है, एक बार मैं हाथ उठा करके आप लोगों से मैं ये करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि